नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका पर्वत संकल्प में। आपने एक मशहूर फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा, किसी चीज को पूरे जुनून के साथ चाहें तो कायनात भी हमें उससे मिलाने में जुट जाती है। इसी जुनून की मिसाल दी थी उत्तराखंड आंदोलन ने। 22 साल इस उत्तराखंड आंदोलन को होने वाले हैं और इन 22 सालों में हमने देखा कि उत्तराखंड ने खट्टे मीठे दोनों फेजेस देखे। हमने देखा जहां डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी के नाम पर अटकलें भी लगी, हमने देखा किस तरीके से पलायन भी बढ़ा, हमने देखा महिलाओं को लेकर किस तरीके से अत्याचार भी बढ़े हैं, लेकिन एक तरफ हमने कहीं ना कहीं सुधरती तस्वीर पहाड़ों की भी देखी। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लंबे समय से जो है उत्तराखंड के उत्थान के लिए जुड़ी हैं, समाज सेविका हैं और साथ में राज्य आंदोलनकारी भी रही हैं। हमारे साथ गीता बिष्ट जी मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका और आपके पर्वत संकल्प में आपका मेरी ओर से स्वागत है कि आप जो है पहाड़ों के विकास के लिए मुद्दे उठाते रहेंगे। जी धन्यवाद जी। सबसे पहला प्रश्न मैम मेरा ये है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात करें, जिस कदर मैंने अभी कहा कि 22 साल इस उत्तराखंड को बने हो गए, लेकिन एक दुविधा की स्थिति मैम ये है, क्योंकि हम नई पीढ़ी हैं, हम जब सोचते हैं कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहाँ पे एक स्थायी राजधानी भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सोच के मन विचलित होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्थायी राजधानी की जहाँ तक बात है तो स्थायी राजधानी तो गैरसैंण में ही होनी चाहिए, क्योंकि गैरसैंण के नाम पे आंदोलन किया गया है और उसी के नाम पे हमें राज्य मिला है। लेकिन आज नेताओं ने और ये जो शासन प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने अपनी सुविधा के लिए राजधानी को देहरादून में अटकाए हैं। अब उत्तराखंड जो है एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम हैं और ये दो राजधानी चलाने की बात करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि दो राजधानियों में इस देश का विकास, इस राज्य का विकास हो पाएगा। क्योंकि इसके विकास के लिए तो भाई राजधानी एक जगह में होना बहुत ज़रूरी है, तभी विकास हो पाएगा, लोगों के रोजगार की व्यवस्था तय हो पाएगी। अब देहरादून में तो मैं देखती हूँ कि पहाड़ के लोगों को कम रोजगार मिला है और बाहर से जो आ रहे हैं अन्य राज्यों से उन्हें रोजगार ज़्यादा मिल रहा है। तो कम से कम हमें अगर रोजगार न भी मिलता तो कम से कम हमारा कोई व्यवसाय है, कोई उद्योग धंधे हैं पहाड़ों में चलते। लेकिन आज तक जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं भी कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। जो भी हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार और आपके देहरादून और ये काशीपुर वगैरह में लगे हुए हैं, लेकिन पहाड़ों की स्थिति जस का तस है। वो तो कोई लोग रिटायर होके आ रहे हैं जिनका अपने पहाड़ से प्यार है, वो अपने पहाड़ों में बस रहे हैं, नहीं तो सारा पलायन होके देहरादून आ गया है, सारा देहरादून होके नहीं पलायन जो है काशीपुर वगैरह हो गया है। लेकिन पलायन के मुद्दे पे भी इन्होंने कोई बात नहीं की। अगर राजधानी बना देते तो शायद लोग जो बाहर हैं वो सिमट के अंदर चले जाते, अपने पहाड़ों की ओर जाते। पिछली बार लॉकडाउन में लोग बाहर थे, जब परिस्थितियां खराब हुई तो लोग अपने घरों को वापस आए हैं, लेकिन फिर अभी रोजगार न होने के उससे लोग फिर वापस चले गए हैं। बहुत बेहतरीन बात मैम कहीं ना कहीं आपने कही, और ये होना भी चाहिए कि अगर पहाड़ी प्रदेश है तो पहाड़ी राजधानी ही कहीं ना कहीं इसकी होनी चाहिए, जिसकी तर्ज पे जो है लगातार मांग भी चल रही थी। एक सवाल मैम मेरा ये है, आपने पलायन की बात करी, आपने कहा बाहरी राज्यों से जो है लोग आते हैं और रोजगार ले जा लेते हैं। हमने देखा मैम बहुत सारे विश्वविद्यालय बनने की कवायद जो है सरकारों ने शुरू करी। फिलहाल में जो है धामी सरकार है और धामी सरकार ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में जो है हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, जबकि अगर ज़मीनी हकीकत की बात करी जाए तो मसूरी जैसा प्रदेश जो अपनी शिक्षा के लिए बहुत मशहूर है, कहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल जो है मसूरी के बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ मात्र एक जो है वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो उस गवर्नमेंट कॉलेज में भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हैं, टीचर पूरे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति इन्होंने डिग्री कॉलेज तो बहुत जगह खोल दिए हैं, लेकिन उन डिग्री कॉलेज में केवल अध्यापकों को तनख्वाह दी जा रही है और आज भी जो है बच्चे हमारे बाहर पलायन कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, जो कि हर माँ बाप को संभव नहीं है पढ़ा पाना, क्योंकि बाहर रहने की व्यवस्था 3-3 हज़ार में वन रूम के 5 हज़ार में वन रूम सेट मिल रहा है देहरादून में। वो कहाँ से बच्चों को दे पाएंगे? इतना खर्चा उनका खाने का है, उनका पढ़ाई का है। तो ये कई असुविधाएं हैं जिनके कॉलेज जो है केवल टीचरों को फीस देने के लिए है, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं नहीं हैं, पूरे क्लासेस नहीं ली जाती हैं, पूरे सब्जेक्ट नहीं हैं। लोगों को गैरसैंण में ही देख रहे हैं विद्यालय कितनी दूर फरकंडे में खोला हुआ इन्होंने, तो उस फरकंडे में कितने लोग जा रहे हैं? जाते ही नहीं है लोग, क्योंकि 50 रुपये जाने का और 50 रुपये आने का, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया। ये तो 4-5 साल पहले की, 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो आने जाने का इतना किराया कहाँ से देगा गरीब आदमी? तो
लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करने आते हैं और फिर जो है एग्ज़ाम दे के चले जा रहे हैं। क्या सीखेंगे वो बच्चे, क्या सीखेंगे जब उन्होंने घर ही पे पढ़ना है? तो उससे अच्छा प्राइवेट करवा दो। तो एक पहल मैम सरकार की ये भी चल रही है, माफ़ी चाहूँगी बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक पहल जो है सरकार ने इन्वेस्टर समिट की चलाई थी, जहाँ पे बाहर की कंपनियाँ आके निवेश करेंगी और उसके बाद यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी। एक पहल उन्होंने सर्व रोज़गार की भी चलाई, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? वो सब कहने की बातें हैं। रोज फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, कई लोग फैक्ट्रियों में जो उनको वो मिलता है, क्या बोलते हैं, वो फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा मिलता है, अनुदान वगैरह निवेश के लिए, वो लेके वापस चले जा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और उनमें बाहर के लोग ही लग रखे। आप पूछ लीजिए, मुश्किल से 5% लोग भी हमारे नहीं हैं उन फैक्ट्रियों में। मैंने कई जगह लोगों को पूछा है कि तुम कहाँ हो, उसके लिए भी खुशामत, उसके लिए भी जो है हाई अप्रोच मांगी जाती है। तब जाके बच्चे बोलते हैं हमारी वहाँ बात करा दो, हमारे यहाँ बात करा दो। किससे बात कराएं? वहाँ तो पहले ही सेटिंग हो जाती है कि भाई हमारे इतने लोग लगेंगे, हमारे इतने लोग। पहाड़ के लोगों के लिए कुछ नहीं है, एक फौज है और एक ये शिक्षा विभाग का था, किसी ने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, वो तो वहाँ लग गए। बाकी और कोई हमारे लिए, या तो फिर होटलों में है, कहीं चले गए किसी के होटल में, ढाबे में काम कर लिया। बाकी हमारे यहाँ भी कोई रोज़गार की खास व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी वो पोस्ट ऑफिस वगैरह में लोग लगे तो इन्होंने बाहर के, अरे कम से कम बाहर के लोग नहीं, लोकल के लोगों को पोस्ट ऑफिस में जो चिट्ठियाँ वगैरह बांटने का, वो भी अगर बाहर ही का आएगा, तुम लोकल के लोगों को क्या दोगे? बिल्कुल क्या दोगे तुम लोकल के लोगों को? कुछ भी नहीं दे पाओगे। हैं उस पर पर्यावरण, उस पर पलायन पे जो बात हो रही है, पलायन इसीलिए हो रहा है कि रोज़गार नहीं है। लोग दुकान खोल रहे हैं, शाम को 100 रुपये की बिक्री भी नहीं हो पा रही है। कहाँ से वो सामान खरीदेंगे दुकान में भरने के लिए, कहाँ से वो बेचेंगे? कोई खरीदने वाला नहीं है। तो छोटे मोटे बाजार भी ऐसे बंद हो रहे हैं। कहते हैं मैम कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये ऐसी 3 बेसिक नेसेसिटी होती है जिसके लिए हर एक इंसान जो है अपना जीवन व्यतीत करता है, कमाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। एक सवाल मैम ये मेरा है कि 40 से ज़्यादा लोगों ने जो है शहादत दे दी उत्तराखंड बनाने के लिए। 42 लोगों ने, अगर सटीक आंकड़ों की बात करी जाए। जिस कदर मैम हमने देखा कि इतनी शहादतों के बाद भी हम लगातार ये देखते हैं कि कोई एक निष्कर्ष अगर बात का निकाला जाए तो वो अभी तक नहीं निकला। क्योंकि अभी हम पलायन की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो क्या इसमें आप सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? जो वास्तव में उत्तराखंड की भावना लेके जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन किया, जिन्होंने जो सरकारों में आए, वो आंदोलनकारी अलग थे। आंदोलनकारियों को भी इन्होंने प्रलोभन दे के एक करके ख़त्म करते गए ताकि अगर आंदोलनकारी एकजुट रह गए तो ये हमारे खिलाफ न हो जाएं। तो आंदोलनकारियों को भी इन्होंने फिनिश कर दिया। अब जो सरकार में नेता थे हमारे, तो उन लोगों का एक ही उद्देश्य, क्योंकि सरकारें दिल्ली से चलती हैं, तो सारे वो क्या करेंगे? वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते हैं। बल्कि एनडी तिवारी जी के टाइम पे बहुत काम पहाड़ों में भी हुआ है, जो भी हुआ है, जितना 5 साल का कार्यकाल होता कितना है, लेकिन उस टाइम पे हुआ है। और अन्य तो मैं बोल रही हूँ कि अब रेल की बात कर रहे हैं, जब तुम्हारे पहाड़ों में रहने वाला ही कोई नहीं होगा, कौन जाएगा उस ट्रेन में बैठने के लिए? सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन वो ट्रेन में बैठने के लिए कौन जाएगा? है ट्रेन में सुबह यहाँ का व्यापारी जाएगा, वहाँ सामान बेच के आएगा, शाम को वापस आएगा, यही तो होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होने का नहीं है। ट्रेन से अगर लोगों को बेनिफिट हो, पहाड़ के लोगों को, तो मैं बात करूँ पहाड़ में तो कुछ नहीं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कुछ हो जाए। मैं बोल रही, हम लोगों को हॉस्पिटल ले जाते परेशान हो जाते हैं। लोगों को बताते कि भाई एम्स है, यहाँ एम्स में आओ। लोगों को वहाँ एम्स में हमारे लोगों को व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ सारे मुजफ्फरनगर, मेरठ, पता नहीं कहाँ के लोगों का नंबर पहले आ जाता है और हमारे लोगों को बोलते हैं कि भैया अभी यहाँ बेड खाली नहीं है, अभी ये नहीं है। तो कहाँ जाएगा आदमी? तो एम्स किसके लिए खुला था? इससे अच्छा तो उसको बाहर ही रहने देते। अगर यहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी तो बाहर ही खोल देते। उत्तराखंड के नाम पे विकास हो रहा है, लेकिन वो सुविधाएं लोग ले रहे हैं। यानी सरकार की हर एक बड़ी योजना में कहीं ना कहीं धांधलीबाजी देखने को मिलती है। धांधलीबाजी है। सरकार तो जो है केंद्र के इशारों पर नाच रही है, और जो योजनाएं यहाँ पारित हो रही हैं वो केंद्र की हैं थोड़ा बहुत, और वो भी जो है अब धीरे अब वो बोल रहे हैं अन्न योजना बंद हो रही है, ये बंद हो रहा है। आजकल वो राशन कार्डों की बात चल रही। भाई गांव में वो लोग रह रखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लोग डर के मारे कि साहब तुम्हारी कुड़की हो जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। कैसे कुड़की हो जाएगी? भाई राशन कार्ड तुमने केवल वोट लेने तक ही वो राशन की व्यवस्था की। 5 किलो राशन में क्या पूरा होता है? बंदर, जंगली जानवर इतना हो गया गाँव में कि आदमी को रात को के शाम को अंधेरे को बाहर नहीं निकल पाते हैं अंधेरे से, और जो बाहर निकला तो वो गया। तो
खेती भी कहाँ से होनी है। मैं अभी गांव गई थी, 1-1.5 महीना रह के आई मैं, 1 महीने करीब। तो मैंने देखा कि बंदर खेतों में बैठे, लोगों ने लहसुन लगा रखा है, गेहूँ लगा रखे हैं, वो ऐसे करके सारे एक एक करके। तो कम से कम लहसुन वगैरह थोड़ा हम भी उम्मीद रखते थे कि पहाड़ से आ जाएगी, खूब अच्छा होता था। लेकिन अब वो भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि पहाड़ों से कोई होगा। जंगली जानवर इतने होते। सरकार ने पर्यावरण तो पूरा खत्म कर दिया। शहरों का पर्यावरण ये है, आप गमलों में लगा रखा है पर्यावरण। अरे देहरादून पहाड़ के, अगर तुम देहरादून में अभी फिलहाल कैपिटल रखे हुए हो तो इसको तो बहुत सुसज्जित ढंग से, बहुत साफ सुथरा नगर, महानगर की बात कर रहे हैं, नगर निगम की बात कर रहे हैं। कहाँ नगर निगम, यहाँ सफाई, गंदगी। आप किसी भी गली में जाओ, आप मेन रोडों पे तक कूड़े के ढेर लगे होते हैं आपके। कम से कम बाहर का सैलानी आएगा, वो क्या लेके जाएगा? क्या देहरादून गए थे हम, यहाँ से तो मसूरी और नैनीताल वगैरह जो है हमारे पर्यटन नगरियाँ हैं, उनसे क्या सीख पाएंगे लोग? क्या ले जाएंगे यहाँ से पहाड़ों से? तो ऐसा है कि कुछ हरियाली होनी चाहिए थी। आए दिन आग लगा रहे, वही आग राज्य बनने से पहले लग रही थी और वही आज भी लग रही है। तो फॉरेस्ट विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इतनी भारी भरकम तनख्वाहें इनको दी जाती है, इतना भारी भरकम विभाग है, वो कुछ नहीं कर रहे। पर्यटन विभाग में अभी वहाँ गई थी, ये महासू के पास उधर उत्तरकाशी इधर, तो वहाँ जो है मैंने पर्यटन का गेस्ट हाउस, बल्कि मैंने फेसबुक पे भी डाला था, उसमें एक केयर टेकर है, ऐसे फर्स्ट क्लास गोदरेज का A1 सामान लगा हुआ है पूरे उसमें, पूरे कमरों में। लेकिन वहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, कुछ एक आदमी वहाँ आता नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है, जबकि बाज़ार में कुछ नहीं है। वहाँ बहुत छोटी मोटी दुकानें हैं। तो अच्छा, अगर केयर टेकर वहाँ रख दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था है, कौन नहीं जाएगा? हैं करोड़ों रुपए लग के 2 करोड़ से ऊपर की बिल्डिंग होगी वो, लेकिन वो केयर टेकर के लिए बनी हुई है। उसको आराम होगी, किसी नेता का चाहता रहा होगा, रिश्तेदार होगा, उसको वहाँ आराम करने के लिए मिल रखा है। गोदरेज के सोफों पे सो रखे हैं, A1 सामान लगा हुआ है, क्या करना उसका? हमको तो इनकम कुछ नहीं है ना उससे। भाई पहाड़ की इनकम जो है, अगर हम वहाँ पे कुछ चीज़ बनाएं तो बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट कुछ नहीं। अभी महाराज जी बोल रहे थे, पर्यटन मंत्री जी, के साथ ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, नहीं तो मैं लोगों की नौकरी खा जाऊँगा। ऐसे थोड़ी खाए जाते हैं। आपने साल भर क्या किया भाई? 6 महीने आपके पास थे, 6 महीने यात्रा व्यवस्था चलती है, आपके 6 महीने क्या किया आप लोगों ने? कम से कम चलो इतने लोगों की व्यवस्था नहीं करते, जैसे आजकल तो हुजूम जा रहा है वहाँ इतने लोगों, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों की तो आपको कम से कम 10,000 लोगों की व्यवस्था तो पर डे की करनी चाहिए, 5,000 लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं नहीं है कहीं भी। आपके डाक बंगलों में इतना गंदा खाना खिला रहे हैं। कम से कम ये उत्तराखंड है, यहाँ के लोगों को उत्तराखंड का जो भोजन है, अच्छा सा दाल चावल बना के, चैसो भात बना के, और मंडवा झोंगरे की खीर, मंडवे की रोटियां बना के, खीर बना के, A1 क्वालिटी का अगर तुम बना के दो, कौन नहीं खाएगा? लेकिन वो मैगी, जहाँ जाओ तुम मैगी के ढेर लगे हुए दुकानों के पास, मैगी के ढेर खा रहे हैं लोग। बस यानी जैविक उत्पादों को भी अगर प्रमोट करा जाए तो उत्तराखंड के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उत्तराखंड के जैविक उत्पाद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। जहाँ भाई थोड़ा जंगली जानवरों पे कंट्रोल किया जाए, इतना कृषि विभाग है, सारे विभाग हैं, लेकिन कुछ नहीं, सब हेडक्वार्टर में बैठ के, उसमें बैठ के ऐश कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी। कोई गांव में जाता ही नहीं है। मैं तो बराबर गांव में जाती रहती हूँ, लेकिन कोई नहीं, लोगों से खबरसार करती रहती हूँ मैं कि भाई अभी कोई अधिकारी आया था, पेयजल की व्यवस्था हो रही, घर घर नल जल की बात हो रही, नल लगे हैं ऐसे खड़े, उनमें टूटियाँ नहीं लगी हैं, कुछ नहीं लगी है। कई लोगों की गौशाला इतनी दूर होती हैं कि लोग सिर पे पानी भर के ले जाते हैं, तो उन गौशालाओं में पानी देना चाहिए ना। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ किचन जहाँ होगी हम पानी देंगे, उसमें तो ऑलरेडी तुम्हारा पहले से पानी का नल लगा हुआ है, उसमें ऑलरेडी पहले से पानी का नल चल रहा है, तो वहाँ पानी देने की ज़रूरत क्या है? पानी वहाँ देना चाहिए। अभी देहरादून में देख रही मैं, इतना पानी, हमारे यहाँ बहुत अच्छा पानी आ रहा था जोगीवाला में, लेकिन उन्होंने पूरा खोद के जो है अस्त व्यस्त, कितने हफ्ते हम लोग परेशान हो गए पानी के बगैर। तो उन जगहों पानी की व्यवस्था की जाए जहाँ की पानी नहीं है, घर घर नल की बात अगर हो रही है तो वहाँ पहुँचाया जाए। भाई जानवर भी तो हमारे ही हैं, उन जानवरों से तो हम खेती कर रहे हैं, उन जानवरों से हमारा परिवार पल रहा है, तो उन जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो गांव में मेरा कहना ये है कि घर घर नल जल की बात जहाँ हो रही है, तो लोगों को पानी गौशालाओं में भी देना चाहिए, क्योंकि कई जगह पानी की व्यवस्था ही है नहीं। गधेरे जो है बहुत दूर है, कितनी दूर ले जाएगा? मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला है, 75-76 साल की है, वो सिर पे ले जाके 5 भैंस को पानी पिलाती है। वो कितना पानी सारेंगे? तो ऐसी जो है सरकार को व्यवस्था, मैंने उनको कहा भी था पिछली बार कि वहाँ पानी देना है, मैंने एक चिट्ठी बना के दी थी अधिकारी को, उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, ये तो केवल वहाँ होगा जहाँ घर है। तो फिर क्या बात करें? पहाड़ों के लिए कोई बात नहीं हो रही है, जो केंद्र की गाइडलाइन है
5 साल बाद वो नल भी सूख जाएंगे, वो भी टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सरकार का बजट ठिकाने लगाना था, वो लग जाएगा। एक आजकल मैम प्रकरण चल रहा है भू कानून का, जिसके तहत आज हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है राज्य आंदोलनकारी ही वो BSNL के टावर पे चढ़ के CM धामी से जो है मांग कर रहा है भू कानून की। तो क्या लगता है सरकार को कितनी गंभीरता से इस चीज़ को देखना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है, मैं भी उसमें जाती हूँ भू कानून वालों के साथ। तो ये भू कानून बहुत ज़रूरी है लगना। आज बाहर के पता नहीं कौन आ रहे हैं, हमारे लोगों के पास तो ज़मीनें नहीं है, हमारी खेती की ज़मीनें भी गई, हमारी जो आवासीय ज़मीनें थी वो भी गई हैं। अब लोग अपनी किसी की गरीबी है, कुछ है, लोग औने पौने दामों में बेच दे रहे हैं। तो भू कानून लगना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में ये हुआ था कि आप कहीं भी खरीद सकते हैं, सबके लिए छूट है। तो ये तो प्रदेश की जो एक वो थी संस्कृति थी, उसको बिगाड़ने वाले बात वाले। आज यहाँ आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए, हिंदुस्तान में नहीं है, इन्होंने सिस्टम बना रखा। आप कहीं जाइए, 2 दिन फालतू हो जाए, 1 दिन फालतू हो जाए, लोग अपना पासपोर्ट अपनी जेब में रखते चले जाते हैं कि भाई कहीं पकड़े न जाए, जेल में न जाए, फिर छूटने वाला कौन। यहाँ तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पता नहीं है। इतने लोग यहाँ चोरियाँ हो रही हैं, उसका महीनों महीने सालों सालों पता नहीं लग पाता है कि भाई ये चोरियाँ कहाँ हुई, क्या हुई, किसने की, क्या की है। कब तक आदमी चौकीदारी करता रहेगा? बाहर इधर उधर भी तो जाना है आदमी को। तो भू कानून लगना बहुत ज़रूरी है। हमारे आज खेती ख़त्म हो गई है, खेती भी हमको चाहिए। भाई कब तक हम सरकार के भरोसे रहेंगे? सरकार हमको राशन देगी, बाजार में आएगा, तब थोड़ा बहुत लोगों के पास अपना होना तो चाहिए रोज़गार के साधन। तो भू कानून लगना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हरियाणा में, हिमाचल में लगा है, उस तरह यहाँ तुम हिमाचल की बात छोड़े, तुम अपना क्यों नहीं बना लेते हो? राज्य अलग हो गया, लेकिन इन्होंने आज तक राज्य अलग होने के बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं किया राज्य के लिए कि वास्तव में इसके लिए इसकी शिक्षा नीति क्या हो, इसकी पर्यटन नीति क्या। आज भी हमारे केवल पर्यटन वो चल रहे हैं, धार्मिक पर्यटन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके अलावा हमारे इतने सुंदर जगह हैं। ओली बुग्याल जाइए आप, ढूंगा बुग्याल जाइए आप, इधर कई जगह हैं। वो तो लोगों को जिनको पता है वो चले जाते हैं, लेकिन पर्यटन के हिसाब से इन्होंने विकसित नहीं किया है इन क्षेत्रों को। तो बहुत ज़रूरी है। सरकार किस पे खर्चा कर रही है? सरकार का इतना तामझाम है, एक एक मंत्री के ऑफिस, विधायकों को विधानसभा में बैठना चाहिए, उनके अलग अलग ऑफिस खोले हुए हैं, किसी का किसी कोने में, किसी का घर में। इनके घरों में थोड़ी जाएंगे लोग? भाई कितनी दूर कहाँ कहाँ भागेंगे लोग, अपनी समस्या को लेके आ रहे हैं। वो विधानसभा काहे के लिए बना रखी है? ये राजधानी की बात कर रहे हैं गैरसैंण, ये इस राजधानी में तक नहीं बैठ पा रहे हैं। इस राजधानी के लिए भी इनको एक और होटल चाहिए, 5 स्टार होटल, उसमें बैठने की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही गलत है। नेताओं की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रही है सरकार, नेताओं के लिए सब कुछ है, लेकिन जनता के जो जनता वोट दे, आजकल तो वो जनता जो है, जनता जनार्दन है, जनता देवतुल्य है, लेकिन कुछ दिन बाद उनके दर्शन करना, उनको अंदर मिलना तक बहुत मुश्किल हो जाता है। एक अंतिम प्रश्न मैम मेरा आपसे ये है कि अगर कोई निवेदन करना हो सरकार से इसी तहत पे, क्योंकि हम देख सकते हैं बहुत सारी मांगे जो है अभी उत्तराखंड की चल रही हैं, अगर चर्चा करने जाए तो शाम तक हो जाए, तो क्या लगता है किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन प्लान को करना चाहिए? नई पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई है, अब उपचुनाव के बाद अब फिर से जो है एक्शन मोड में नजर आएंगे, तो क्या लगता है किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ों का होना चाहिए? भाई सब चीज़ों का ऐसा है कि सरकार को तो सबसे पहले जनता के लिए खाका बनाना चाहिए कि जनता के रोजगार का है और शिक्षा का है, कि सब लोग तो देहरादून आ नहीं पाएंगे। और ये स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य का बहुत बुरे हाल है पहाड़ों में। आप एक डिलीवरी केस के लिए भी जाइए, भाई कम से कम तुम डॉक्टर तक तुम नहीं बिठा पा रहे हो, तुम और क्या करोगे? इतने डॉक्टर यहाँ से निकल कर के आ रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, उन मेडिकल कॉलेजों में से कौन निकल रहा है, किसको दे रहे हो तुम? कम से कम एक बॉन्ड भरा जाना चाहिए कि इतने साल तुम पहाड़ों में नौकरी करोगे तब तुमको डिग्री मिलेगी, है 5 साल फिर दूसरे से बॉन्ड भराओ, तब जो है सारे लोग जो है नौकरी के चक्कर में यहाँ से विदेशों को भाग रहे हैं। क्या हिंदुस्तान को नहीं चाहिए अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे जो भी हो है साइंटिस्ट, सारे बाहर भाग रहे हैं? तुम क्यों नहीं रोक पा रहे हो उनको यहाँ? तुम क्यों नहीं अच्छी तनख्वाह दे रहे हो? तुम नेताओं को तनख्वाह की बात कर रहे हो, तुमने सबके पेंशनें बंद कर दी, सबका बंद कर दिया, लेकिन तुमने नेताओं के पेंशन बंद क्यों नहीं? तो 2-4 दिन आ रहे हैं, 4 दिन बाद कोई मर जा रहा है, उसकी भी पेंशन लग जा रही, और जो जिंदगी भर घिस के काम कर रहे हैं उनको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पेंशनें नहीं है, बहुत कम जगह हैं, दे देते हैं लोग, देते हैं वो रो गिड़गिड़ा के तब जाके मिलती है। फिर फ़ोन करते रहते हो कई लोग तो मेरे को कि जी हमारे वो ऑफिस चले जाना कि हम जो है वो हमको इतने महीने से पेंशन नहीं मिली। कितनी बार भागेगा आदमी? नहीं है किसी की पहचान।
वही विधानसभा के अंदर जाने का, आजकल तो मैं काफ़ी टाइम से गई हूँ ना, आम आदमी विधानसभा के अंदर नहीं जा पाता है, सचिवालय में नहीं जा पाता है। लोग हज़ारों रुपए खर्च करके, आजकल 1000 रुपये तो गाड़ी का किराया हो रखा है, 1000 रुपये फिर होटल में रहने का किराया है, और फिर अपनी समस्या फिर किसी से एप्लीकेशन, सब लोग तो नहीं लिख पाते हैं, तो काफ़ी उसमें पड़ जाता आदमी अपनी समस्या को ले। कम से कम अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को ये तय करना चाहिए कि भाई इनको मिलने का टाइम निश्चित कर दिया चले, मेरे क्षेत्र से कोई आएगा पक्का मेरे को मिलवाओ, या कहीं भी हो मेरे से बात करवाओ। आदमी काम हो ना हो, लेकिन आदमी को तसल्ली तो होनी चाहिए कि मैं वहाँ गया था, मैं फलाने आदमी से मिल के आया हूँ, मेरा काम प्रगति पे है। मैम, पर्वत संकल्प के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को उठाते रहेंगे, और आपने नाम भी बड़ा अच्छा रखा है आपका, ये पर्वत संकल्प। धन्यवाद। ये थी गीता मैम हमारे साथ। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड जो हर राज्य को कुछ ना कुछ देता है, उत्तराखंड जो प्रकृति से लैस है, उत्तराखंड जिसमें जल के अपने आप में स्रोत हैं, जो ऊर्जा दूसरे देशों को देता है, क्यों आज अंधकार में है? क्यों वो उत्तराखंड शुद्ध पानी के लिए तरसता है? क्यों वो उत्तराखंड रोजगार के लिए तरसता है? क्यों वो उत्तराखंड महंगाई की प्रचंड मार से रहा है? इन्हीं सवालों से जुड़े रहने के लिए पर्वत संकल्प को देखते रहिए। धन्यवाद।